हेलो बच्चों, एक बार आपका फिर सभी से स्वागत है। आप सभी का आपके अपने परिवार गामा करियर क्लासेस में। दोस्तों, फिजिक्स की सीरीज में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट कर चुके थे और हम लोग ने लास्ट वाली क्लास में यहाँ तक डिस्कस कर लिया था कि आवेश के क्या क्या मूलभूत गुण होते हैं, जो आवेश की फंडामेंटल प्रॉपर्टीज होती हैं, उन लोग को हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया था। हम लोगों ने देखा कि आवेश की यानी कि चार्ज की चार ऐसी फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं जो हम लोग ने समझी थी, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग को वो चारों उसकी क्वालिटीज अच्छे समझ में आ गई होंगी। जो बच्चे पहली बार इस चैनल पर आए हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा कि वो लोग इस वाली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की प्लेलिस्ट पर जा करके यहाँ पर आप लोग सिलेक्ट कर लेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो आपको दिख रहा है, जहाँ पर आपके 3 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। इस वाले वीडियो में जा करके आप लोग पिछली तीनों क्लासें जरूर देख लें, ताकि आप लोग को अब जो आगे क्लास आ रही हैं और जो आज वाली क्लास है वो अच्छे से प्रॉपर रूप से समझ में आए। ठीक है, जो चैनल में पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को लाइक कर दे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा बच्चे इस चैनल तक जुड़ सकें, और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आप लोग को हर एक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए तो स्टार्ट, सभी लोग कोई पेन निकाल लीजिए और अपने नोट्स बनाना स्टार्ट करिए। ठीक, स्टार्ट करते हैं। आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो ये है कि हम लोग किसी वस्तु को चार्ज अगर करना चाहते हैं यानी कि आवेश देना चाहते हैं तो हमारे पास क्या क्या मेथड्स है किसी वस्तु को आवेश देने के लिए या किसी वस्तु को चार्ज करने के लिए क्या क्या तरीके हैं। तो हम लोग आज पढ़ेंगे आवेशन की विधियां, यानी कि आवेश किस किस प्रकार से हम किसी वस्तु को दे सकते हैं। तो सभी लोग अपनी कॉपी में हेडिंग लगाइए, आवेशन की विधियां। हमारा जो टॉपिक है आज का वो है आवेशन की विधियां। आवेशन की विधियां, जिसको हम लोग बोलते हैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग। मेथड्स ऑफ चार्जिंग। ठीक, यानी किसी वस्तु को हम चार्ज किस तरह से कर सकते हैं, क्या क्या उसकी विधियां होंगी, इसको हम लोग समझेंगे मेथड्स ऑफ चार्जिंग। ठीक, अब हम लोग किसी वस्तु को, अगर मान लीजिए हम किसी वस्तु को आवेश देना चाहते हैं या किसी वस्तु को अगर हम चार्ज करना चाहते हैं तो हम किन किन तरीकों का उपयोग करेंगे। देखिए, सबसे पहले मेनली इसके 3 तरीके होते हैं। मतलब हम किसी भी वस्तु को अगर आवेश देना चाहते हैं या हम किसी वस्तु को बच्चों अगर चार्ज करना चाहते हैं तो हम लोग को 3 रास्ते हैं हम लोग के पास, मतलब 3 तरीकों से हम लोग किसी वस्तु को चार्ज कर सकते हैं। पहला तरीका क्या है हमारा जो फर्स्ट तरीका है किसी वस्तु को चार्ज करने का, वो है घर्षण द्वारा। हम घर्षण द्वारा किसी वस्तु को चार्ज कर सकते हैं। घर्षण मतलब क्या होता है, फ्रिक्शन, यानी कि बाय फ्रिक्शन मेथड, यानी फ्रिक्शन मेथड की सहायता से हम किसी वस्तु को चार्ज कर सकते हैं। ठीक, अगला जो हमें मेथड पढ़ना है वो है चालन द्वारा। किसके द्वारा? चालन द्वारा, यानी कि हम लोग किसी वस्तु को चालन द्वारा भी आवेशित कर सकते हैं, यानी बाय कंडक्शन मेथड। बाय कंडक्शन मेथड यानी कंडक्शन के द्वारा भी हम किसी वस्तु को चार्ज कर सकते हैं। और इसका थर्ड और लास्ट जो मेथड है वो होता है प्रेरण द्वारा। मतलब प्रेरण द्वारा भी हम किसी वस्तु को चार्ज कर सकते हैं, यानी कि हम इन 3 मेथड के द्वारा किसी भी वस्तु को चार्ज कर सकते हैं। प्रेरण मतलब होता है इंडक्शन, यानी कि बाय इंडक्शन मेथड, मतलब इंडक्शन, कंडक्शन और फ्रिक्शन, इन तीनों के द्वारा, इन तीनों के माध्यम से हम किसी वस्तु को चार्ज कर सकते हैं, उसको आवेश दे सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो हमें आवेशन की 3 विधियों के बारे में पढ़ना है। पहली है घर्षण द्वारा, दूसरी है चालन द्वारा और तीसरी है प्रेरण द्वारा। मतलब बाय फ्रिक्शन, बाय कंडक्शन और बाय इंडक्शन, इन तीनों मेथड से हमको समझना है कि हम किसी वस्तु को चार्ज कैसे कैसे करेंगे। ठीक, हम लोग क्या करेंगे आज वाली क्लास में, केवल 2 मेथड का डिस्कस करेंगे, एक घर्षण द्वारा और एक करेंगे चालन द्वारा।
इसके बाद जो आपका पेरेंट द्वारा मेथड है, क्योंकि क्लास वीडियो ज़्यादा बड़ा ना होने पाए इसलिए हम लोग लास्ट वाला जो मेथड है उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के जो हमारे टॉपिक होंगे वो केवल 2 टॉपिक होंगे, घर्षण द्वारा और चालन द्वारा। ठीक है, तो सभी लोग पहले कॉपी में हेडिंग लगाइए। अच्छा, एक पहले बात तुम बता दूं, आवेशन मतलब होता क्या है? आवेशन मतलब होता क्या है? किसी भी वस्तु को आवेश देने की जो क्रिया होती है। मैं आवेशन की परिभाषा यहां बता रहा हूं, किसी भी वस्तु को आवेश देने की प्रक्रिया, आप लोग कॉपी में अपनी लिख लेना, किसी भी वस्तु को आवेश देने की प्रक्रिया है वो कहलाती है आवेशन। किसी वस्तु को आवेश देने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आवेशन कहलाती है। क्या कहलाती है? आवेशन कहलाती है। तो आप लोग ध्यान रखना, अगर आपके माइंड में ये आ रहा हो कि आवेशन क्या होता है, तो आवेश देने का जो हमारा मेथड होगा, आवेश देने की जो प्रक्रिया होगी, उसी को हम लोग बोलते हैं आवेशन। ठीक, तो आवेश देने की प्रक्रिया को आवेशन बोलते हैं। और आवेशन 3 तरह से हम लोग करेंगे, घर्षण द्वारा, चालन द्वारा और प्रेरण द्वारा। और आज की क्लास में हम लोग देखेंगे केवल 2 मेथड। कौन कौन से? पहला घर्षण द्वारा और दूसरा देखेंगे चालन द्वारा। ठीक है, तो सभी लोग अपनी कॉपी में पहली हेडिंग लगाइए घर्षण द्वारा, और हम लोग डिस्कस करेंगे कि घर्षण द्वारा हम किसी वस्तु को किस तरह से चार्ज कर सकते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं घर्षण मेथड को, यानी कि फ्रिक्शन मेथड से हम किसी वस्तु को कैसे चार्ज करेंगे। तो पहला हम लोग को मेथड समझना है बाई फ्रिक्शन मेथड, यानी कि घर्षण द्वारा हम किसी वस्तु को किस प्रकार चार्ज कर सकते हैं। बच्चों एक बात समझिएगा, घर्षण का मतलब ये होता है कि अगर हम किन्हीं 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ने का मतलब होता है उनको आपस में रफ कराएं। जैसे मान लो हमारे पास ये एक वस्तु है, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एक वस्तु है और ये एक वस्तु है। अगर हम इन 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ें, यानी कि आपस में इनको रफ करें, तो क्या होगा कि इसमें से कोई एक वस्तु कैसी हो जाएगी? पॉजिटिव चार्ज से हो जाएगी चार्ज, और कोई एक हो जाएगी नेगेटिव चार्ज से हो जाएगी। मतलब अगर हम किन्हीं 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो क्या होता है, उससे जो दोनों वस्तुएं होती हैं वो आवेशित हो जाती हैं। कोई एक वस्तु हो जाएगी पॉजिटिव चार्ज से आवेशित और कोई एक हो जाएगी नेगेटिव चार्ज से आवेशित हो जाएगी। अभी हम ये नहीं बता सकते हैं कि कौन सी वस्तु पॉजिटिव चार्ज से चार्ज होगी और कौन सी वस्तु नेगेटिव चार्ज से चार्ज हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? ठीक है, लेकिन कोई एक वस्तु दोनों में क्या होगी? पॉजिटिव से होगी और कोई एक किससे होगी? नेगेटिव से होगी। बच्चों आप लोग ने अपनी लाइफ में भी डेली यूज में देखा होगा कि आप लोग क्या करते थे कि पहले आप कंघी को सूखे बालों में रगड़ते थे और सूखे बालों से उसको रफ करने के बाद आप क्या देखते थे कि जो छोटे छोटे कागज के टुकड़े होते हैं या जो पेंसिल के जो उसका जो छिलके निकलते हैं, वो उनको जब आप उससे करते थे तो वो उसको क्या करते थे? आकर्षित करते थे। क्या करते थे? आकर्षित करते थे। इसका मतलब हमने देखा कि जब हमने स्केल को जब हम लोगों ने बालों से रगड़ा, तो बालों से रगड़ने के बाद हमने क्या कराया? उनका घर्षण कराया, और घर्षण के बाद उसमें क्या आ गया? चार्ज। और वो चार्ज क्या करता है? फिर उन छिक्कल को, पेंसिल के छिलके को, या हम लोग छोटे छोटे कागज के टुकड़े कर लें, उनको वो क्या करता है? आकर्षित करता है अपनी तरफ। ये यूज ज्यादातर बच्चों ने अपने बचपन में किया होगा और आप सभी लोग को इसके बारे में पता भी होगा। ठीक है, तो बच्चों ये जो मेथड होता है इसको हम लोग बोलते हैं घर्षण मेथड, यानी कि फ्रिक्शन मेथड। यानी कि हम लोग फ्रिक्शन मेथड से हमने क्या कर दिया? फुटे को, जो हमारा फुटा था वो पहले कैसा था? उदासीन था, न्यूट्रल था। हमने उसको बालों से रफ किया। रफ करने के बाद क्या हुआ? फुटे पर चार्ज आ गया, और चार्ज आने पर उसने क्या किया? जो हमारे कागज छोटे छोटे टुकड़े थे कागज के, उनको क्या किया? उसने आकर्षित किया। बात समझ में आ रही है? तो हम लोग 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ करके चार्ज कर सकते हैं। मान लो कि हमारे पास कोई एक वस्तु है, ये वाली A, और एक कोई वस्तु है ये B। तो कोई एक वस्तु है ये वाली A और कोई एक वस्तु है B। हमने क्या किया कि इन दो वस्तुओं को आपस में क्या किया? रगड़ा। इनको रगड़ा, यानी कि हम 2 वस्तुओं को क्या करते हैं? रगड़ते हैं आपस में, यानी कि रफ करते हैं। अगर हम 2 वस्तुओं को आपस में रफ करते हैं तो होता क्या है कि किसी एक वस्तु से, बच्चों बहुत ध्यान सुनना मेरी बात, अगर हम 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो किसी एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलता है।
किसी एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलता है और वो प्रवेश कर जाता है दूसरी वस्तु में। जैसे मान लो हमारे पास दो वस्तुएं ए और बी थी, हमने ए और बी को आपस में रगड़ा, तो हो सकता है कि ए से इलेक्ट्रॉन निकला हो और कहाँ प्रवेश कर गया हो, बी में प्रवेश कर गया हो। या इसका उल्टा भी हो सकता है कि बी से इलेक्ट्रॉन निकला हो और कहाँ प्रवेश कर गया हो, ए में प्रवेश कर गया हो। तो अगर हम दो वस्तुओं को आपस में रगड़ेंगे तो क्या होगा, किसी भी एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और वो दूसरी वाली वस्तु में क्या हो जाएगा, प्रवेश कर जाएगा। अब जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलता है उस पर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज। यानी कि जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलता है, जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलता है, कौन निकलता है, इलेक्ट्रॉन। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलता है वो वस्तु हो जाती है पॉजिटिव चार्ज। और जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है, जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है, जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है वो कैसी हो जाती है, निगेटिव चार्ज हो जाती है। तो अगर हम दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो क्या होता है, किसी एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलता है और वो किसी दूसरी वाली वस्तु में प्रवेश कर जाता है। इससे क्या होता है कि जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलता है उस पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज और जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है उस पर निगेटिव चार्ज आ जाता है। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं छोटा सा। जैसे मान लीजिए मैंने एक वस्तु यहां पर ली ए, मैंने वस्तु यहां पर ले ली ए और एक वस्तु मैंने यहां पर ले ली बी। अब देखो दोनों वस्तुएं पहले कैसी थी, उदासीन थी। मतलब पहले इन दो वस्तुओं पर कोई भी चार्ज नहीं था, यानी हमारी दोनों वस्तुएं कैसी थी, उदासीन थी। हमारे पास दोनों वस्तुएं कैसी थी, उदासीन थी, यानी कि न्यूट्रल थी। कैसी थी, न्यूट्रल। तो हमारे पास पहले दोनों वस्तुएं कैसी थी, उदासीन। देखो उदासीन का मतलब क्या होता है, उदासीन का मतलब ये होता है कि अगर मान लो हमारी ए वस्तु उदासीन है तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना इस वस्तु पर नेगेटिव चार्ज था उतना ही इस वस्तु पर पॉजिटिव चार्ज था। फिर से मेरी बात सुनो, अगर मैं आपसे ये कहूं कि ए वस्तु जो है वो उदासीन है, इसका मतलब ये हुआ कि जितना इस ए वस्तु पर नेगेटिव चार्ज था उतना ही इस वस्तु पर कौन सा चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज था। सारा पॉजिटिव चार्ज सारे नेगेटिव चार्ज क्या कर देता है, कैंसिल कर देता है। क्या कर देता है, कैंसिल। सारा जो बच्चों इसका पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज बिल्कुल सेम है, इसका मतलब क्या होगा कि पॉजिटिव नेगेटिव आपस में कैंसिल और वस्तु कैसी हो जाएगी हमारी, उदासीन। कहने का मतलब ये हुआ कि इस वस्तु में अगर मान लो 5 इलेक्ट्रॉन थे, इस वस्तु में अगर मान लो 5 इलेक्ट्रॉन थे तो इस वस्तु में 5 ही कितने थे, प्रोटॉन भी थे। 5 ही कितने थे, प्रोटॉन भी थे। अब इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, नेगेटिव, और प्रोटॉन कैसे हो जाते हैं, पॉजिटिव। तो 5 नेगेटिव और 5 पॉजिटिव, 5 नेगेटिव से 5 पॉजिटिव कैंसिल और वस्तु कैसी हो गई, ये वाली उदासीन हो गई। कैसी हो गई, उदासीन हो गई। तो इस वस्तु में जितने इलेक्ट्रॉन थे उतने ही क्या थे, प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज, प्रोटॉन प्लस चार्ज। 5 नेगेटिव 5 पॉजिटिव, कैसा आवेश हो गया, आवेश हो गया 0। इस वस्तु कैसी हो गई, उदासीन। वैसे ही सेम टू सेम यहां पर हुआ इस वस्तु में। इस वस्तु में क्या हुआ बच्चों, इस वस्तु में ये हुआ कि यहां पर थे 5 इलेक्ट्रॉन और यहां पर भी कितने थे, 5 प्रोटॉन थे। कितने थे, 5 इलेक्ट्रॉन थे और 5 क्या हो गए, प्रोटॉन हो गए। इसका मतलब ये वस्तु हमारी कैसी है, उदासीन है। तो अगर दोनों में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आपस में बराबर है, मतलब जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज है, यहां भी जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब वस्तु कैसी है, उदासीन। इसके बाद जब हमने इन दो वस्तुओं को रगड़ा, जब हमने आपस में इन दो वस्तुओं को रगड़ा, यानी रगड़ने के बाद की बात करें तो रगड़ने के बाद क्या हुआ होगा। अभी मैंने आपको यहां पर बताया कि अगर हम दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो किसी एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलता है और किसी दूसरे वस्तु में प्रवेश कर जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो हमने ये दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा, यानी कि ए और बी को आपस में रगड़ा हमने, तो क्या होगा, हमने ये मान लिया कि वस्तु ए से इलेक्ट्रॉन निकला और कहां प्रवेश कर गया, बी में प्रवेश कर गया। ए से निकला और कहां प्रवेश कर गया, बी में। हो सकता है बी से निकले और ए में प्रवेश कर जाए, लेकिन अभी हमने क्या माना है कि ए से निकला और कहां प्रवेश कर गया, बी में। अच्छा मान के चलो, अब मान लो कि इलेक्ट्रॉन ए से निकला और बी में प्रवेश कर गया। अच्छा इसके बाद समझो, यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन थे, यहां पर थे पहले 5 इलेक्ट्रॉन और 5 प्रोटॉन। अभी भी इसके पास कितने प्रोटॉन रहेंगे, इसके पास अभी भी रहेंगे 5 प्रोटॉन।
लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे, इलेक्ट्रॉन इसके पास रहेंगे अब की बार 4 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। क्यों, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ए से निकल करके कहां चला गया है, बी में, इसलिए इसके पास अब की बार कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। अब बात करते हैं बी की। जब बी की बात करते हैं तो बी में क्या होगा, बी में कितने इलेक्ट्रॉन थे, बी में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 5 इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन कितने थे, 5 प्रोटॉन। तो बी के पास थे 5 इलेक्ट्रॉन और 5 ही क्या थे, प्रोटॉन थे। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोटॉन अभी भी इसके पास कितने रहेंगे, 5 प्रोटॉन रहेंगे। प्रोटॉन अभी भी बच्चों इसके पास कितने रहेंगे, 5 ही रहेंगे। लेकिन क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ए से निकल करके बी में पहुंच गया है, इसलिए अब की बार इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन। तो इसके पास अब कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन। क्यों, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इस वस्तु से निकल करके कहां पर पहुंच गया है, बी में पहुंच गया है। इसका मतलब यह हुआ कि इस वस्तु में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4, और प्रोटॉन कितने हैं, 5। मतलब इसके पास एक धनावेश ज्यादा है, इसके पास एक प्रोटॉन ज्यादा है, एक धनावेश ज्यादा है। इसका मतलब ए वस्तु कैसी हो जाएगी, धनावेशित हो जाएगी। ए वस्तु कैसी हो जाएगी, धनावेशित हो जाएगी। ठीक है, अब समझो बी में देखो, बी में कितने प्रोटॉन है, 5, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6। इसका मतलब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन क्या है, ज्यादा है, और एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने के कारण ये वस्तु कैसी हो जाएगी, ऋणावेशित हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, ऋणावेशित, यानी कि निगेटिवली चार्ज्ड हो जाएगी। तो इस वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की क्या हो गई, कमी हो गई, इसलिए ये कैसा हो गया, धनावेशित। और इस पर क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, इसलिए ये वस्तु कैसी हो गई, ऋणावेशित हो गई। कैसी हो गई, ये वस्तु ऋणावेशित हो जाएगी। तो अभी मैंने आपको यही चीज बताई कि जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलता है वो वस्तु कैसी हो जाती है, धनावेशित हो जाती है, और जिस पर इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है वो वस्तु कैसी हो जाती है, वो वस्तु ऋणावेशित हो जाती है। बात समझ में आ रही है आप सभी लोग को। तो आप लोग को ये ध्यान रखना है कि फ्रिक्शन मेथड से होता क्या है कि जब हम दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलता है और दूसरी वस्तु में प्रवेश कर जाता है। ठीक, अगर हम दो वस्तुओं को आपस में रगड़ेंगे तो एक वस्तु इलेक्ट्रॉन निकलेगा और दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर जाएगा। जिस वस्तु इलेक्ट्रॉन निकलता है उस पर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज, और जिस पर इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है उस पर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया, ये दो वस्तुएं थी ए और बी। इस पे ये पहले कैसी थी, पहले दोनों वस्तुएं उदासीन थी। उदासीन मतलब क्या होता है, जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन, जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन। इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन थे और 5 ही क्या थे, प्रोटॉन। जितना माइनस उतना ही प्लस, कैंसिल हो गया, वस्तु कैसी हो गई, उदासीन। सेम वस्तु ये वाली भी, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन 5 प्रोटॉन, जितना माइनस उतना ही प्लस, कैंसिल हो गया, वस्तु कैसी हो गई, उदासीन। लेकिन जैसे इन दोनों को हमने रगड़ा आपस में तो क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन ए से निकला और कहां चला गया, बी में चला गया। इलेक्ट्रॉन ए से निकला और कहां चला गया, बी में। आज जब इलेक्ट्रॉन ए से निकल गया तो इलेक्ट्रॉन एक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और बी में प्रवेश कर गया तो बी के इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। तो जिसका इलेक्ट्रॉन कम हो गया, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, कम हो गए, वो वस्तु कैसी चार्ज हो, धनावेशित चार्ज हो जाएगी। और जिसके इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया, वो वस्तु कैसी हो जाएगी, ऋणावेशित हो जाएगी। तो मतलब आप सीधे सीधा मतलब याद रखो कि इलेक्ट्रॉन अगर निकलता है तो वस्तु पॉजिटिव चार्ज से चार्ज हो जाती है, और इलेक्ट्रॉन अगर प्रवेश करता है जिस वस्तु में, वो वस्तु नेगेटिव चार्ज से चार्ज हो जाती है। ठीक, अब आप लोग यहां पर एक दो बातें बहुत ध्यान रखना, इस बात को अपनी कॉपी में भी लिख लेना। क्या कि घर्षण विधि में, मैं लिख दे रहा हूं पूरी बात आपके लिए, घर्षण विधि में यह ध्यान रखना, जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलता है, जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलता है वह धनावेशित, वह कैसी होती है, धनावेशित हो जाती है, वह धनावेशित हो जाती है। और जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा, और जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा, और जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा वह कैसी हो जाएगी, ऋणावेशित।
वह ऋणावेशित हो जाती है। तो जिस वस्तु इलेक्ट्रॉन निकलता है बच्चों वो धनावेशित हो जाती है, और जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है वो ऋणावेशित हो जाती है। तो जिससे निकलेगा वो धनावेशित, और जिसमें प्रवेश करेगा वो कैसी हो जाएगी, ऋणावेशित हो जाएगी। इसके बाद आप लोग को एक पॉइंट यहां पे और याद रखना है। वो पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट? वो सेकंड पॉइंट ये है कि एक बात समझना, अगर एक वस्तु पॉजिटिव हो जाएगी और दूसरी वस्तु नेगेटिव हो जाएगी तो ध्यान रखना दोनों में जो चार्ज आएगा, एक में कैसा आएगा पॉजिटिव और एक में कैसा आएगा नेगेटिव। ये दोनों चार्ज एक में कैसा आ रहा है पॉजिटिव और एक में कैसा आ रहा है नेगेटिव। इसका मतलब ये दोनों चार्ज नेचर में कैसे हैं, अपोजिट। एक पॉजिटिव है तो एक क्या है, नेगेटिव। इसका मतलब ये दोनों चार्ज नेचर में कैसे हैं, अपोजिट है, लेकिन ध्यान रखना इनके परिमाण समान होंगे। मतलब इनके जो परिमाण होगा वो समान होगा। मतलब अगर इस पर एक इलेक्ट्रॉन का माइनस चार्ज आया है तो इस वस्तु पर एक ही इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर धनावेश आएगा। मतलब इन दोनों आवेशों के मान परिमाण में समान होंगे, परंतु प्रकृति में कैसे होंगे, विपरीत होंगे। तो ये बात भी आप लिख लेना कि घर्षण विधि में आवेशों के परिमाण समान होते हैं। मैं एक बात बोल रहा हूं, सभी लोग लिखते रहेंगे। घर्षण विधि में आवेशों के परिमाण समान होते हैं, परंतु प्रकृति मतलब उनका जो नेचर होगा वो कैसा होगा, विपरीत होगा। परंतु प्रकृति विपरीत होती है, उनका जो नेचर होगा वो कैसा होगा, अपोजिट होगा। मतलब घर्षण विधि में दोनों वस्तुओं पर जो आवेश आ रहे हैं उनके परिमाण तो समान होंगे, परंतु प्रकृति कैसी होगी, विपरीत होगी। सबको बात समझ में आ गई है? प्रकृति कैसी होगी, विपरीत होगी। तो आप लोग को ये बात ध्यान रखनी है कि दोनों वस्तुओं के परिमाण आपस में समान होंगे, पर दोनों वस्तुओं में जो आवेश आएगा उसके परिमाण आपस में समान होंगे, लेकिन प्रकृति कैसी होगी, उसकी विपरीत होगी। तो ये पहला मेथड था घर्षण द्वारा, जिसको हम लोगों ने समझा। अगर दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो एक वस्तु इलेक्ट्रॉन निकलता है और दूसरी वस्तु में प्रवेश कर जाता है। जिस वस्तु इलेक्ट्रॉन निकलता है उस पर धनावेश आता है, वो पॉजिटिव चार्ज आता है, और जिस पर इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है वो उस पर कौन सा आता है, उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है, और ये ध्यान रखना कि जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आएगा वो नेचर में कैसा है, अपोजिट, लेकिन उसका परिमाण कैसा होगा, समान होगा। तो नेचर में अपोजिट होगा लेकिन परिमाण कैसा होगा, आवेशों का समान होगा। ठीक है, ध्यान रखना। सर उसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको कॉपी में नोट कर लेना। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट मेथड में, और जो इसका सेकंड मेथड है वो क्या है, चालन विधि द्वारा, यानी कि कंडक्शन मेथड द्वारा हम लोग समझेंगे कि किसी वस्तु को हम लोग चार्ज किस तरह से कर सकते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं बाय कंडक्शन मेथड। तो बच्चों सेकंड जो हमारा मेथड है चार्जिंग का वो है चालन द्वारा, यानी कि बाय कंडक्शन मेथड के द्वारा हम लोग देखेंगे कि हम लोग किसी वस्तु को कैसे चार्ज कर सकते हैं। बच्चों उसके पहले मैं आपको कुछ बात बताना चाहूँगा, उसको आप लोग अगर समझेंगे अच्छे से तो आप लोग को समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार हम लोग वस्तु को चार्ज करेंगे। तो बच्चों पहले कुछ बातें मैं आपको बताता हूँ। बच्चों पहली बात हम लोग यहाँ पर समझते हैं, फर्स्ट बात को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। बच्चों समझने का प्रयास करना, जैसे मान लो अगर यहाँ पर कोई एक टंकी लगी है, अगर यहाँ पर मान लो कोई एक हमने टंकी लगा रखी है जिसमें क्या है, पानी भरा हुआ है। ठीक है, इस टंकी में क्या है, पानी भरा हुआ है। ठीक, इसके बाद हमने इसके कनेक्ट करा हुआ है यहाँ से एक पाइप, और यहाँ पर हमने एक दूसरा हमने टैंक लगा रखा है जो कि कैसा है, नीचे है। ठीक है, ये कैसा है, ऊपर, और ये कैसा कहाँ पे है, नीचे है। तो हम लोग ये कहेंगे बच्चों क्या, कि इस टंकी से पानी इस टंकी में या इस टैंक में अपने आप आने लगेगा। इस टंकी से पानी इस टैंक में अपने आप आने लगेगा। क्यों आने लगेगा? क्योंकि इस टंकी का जो लेवल है,
इस टंकी का जो लेवल है यानी कि जो स्तर है वो क्या है, कुछ और है। इसका स्तर क्या है, ऊपर है, और इस टंकी का जो लेवल है यानी जो इसका स्तर है वो क्या है, नीचे है। हमने इसको बोल दिया है लेवल 1 और इसको क्या बोल दिया है, लेवल 2। क्या बोल दिया है, लेवल 1 और लेवल 2, यानी स्तर 1 और स्तर 2। बच्चों आप लोगों ने महसूस किया होगा कि अगर कोई टंकी ऊपर रखी है, कोई टंकी नीचे रखी है, तो जो ऊपर वाली टंकी होगी उससे पानी कहां पर आएगा, नीचे टंकी की ओर अपने आप आएगा। क्यों, अगर उससे पाइप जुड़ा हुआ है तो अपने आप पानी आएगा। अगर हमको नीचे वाली टंकी से ऊपर पानी पहुंचाना है तो हमें अलग से कोई प्रेशर लगाना पड़ेगा, या हम लोग उस मोटर, जैसे हम लोग घरों मोटर लगी होती है, मोटर क्या करती है, पानी को ऊपर पहुंचाती है टंकी में प्रेशर के साथ। लेकिन अगर हम लोग बिना प्रेशर की बात करें तो पानी स्वयं का आएगा, इस ऊपर वाली टंकी से नीचे वाली टंकी में आएगा। बात समझ में आ रही है? क्यों आएगा, क्योंकि इस वाली टंकी का स्तर कुछ और है और इस वाली टंकी का स्तर क्या है, कुछ और है। मतलब हम ये कहेंगे कि इनके स्तर में क्या है, अंतर है, मतलब इनके लेवल में क्या है, डिफरेंस है। अगर इनके लेवल में डिफरेंस ना होता तो पानी नहीं आता, लेकिन इनके लेवल में क्या है, डिफरेंस है, इनके स्तर में क्या है, अंतर है, इसलिए पानी क्या होगा, एक टंकी से दूसरी टंकी में पानी जाएगा, और वो तब तक जाएगा जब तक इनका स्तर का अंतर रहेगा। बात समझ में आ रही है? अगर हम दोनों टंकियों के जो स्तर का अंतर है, जो ये लेवल का अंतर है, इसको अगर हम लोग बराबर कर दें, इसका लेवल हटा दें, तो पानी आना बंद हो जाएगा। लेकिन पानी तब तक आएगा जब तक इन दोनों का लेवल बराबर नहीं हो जाएगा, या फिर हम ये बोले कि इन दोनों के स्तर का जो अंतर है वो शून्य नहीं हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो फिर से मेरी बात सुनो कि ये इस वाली टंकी से इस वाली टंकी में पानी अपने आप आएगा, क्योंकि इस वाली टंकी का जो ऊपर है उसका जो स्तर है, जो लेवल है, वो कुछ और है और इसका लेवल कुछ और है। जब तक इन दोनों टंकियों के लेवल में अंतर रहेगा, स्तर में अंतर रहेगा, लेवल में डिफरेंस रहेगा, तब तक पानी एक टंकी से दूसरी टंकी में आता रहेगा, और ये पानी तब तक आएगा जब तक दोनों के स्तर हम समान नहीं कर देंगे। मतलब अगर हम इन दो टंकियों को इसको उठा करके इसके बराबर पहुंचा दें, इनका स्तर सेम कर दें, तो पानी आना बंद हो जाएगा। तो मतलब इनमें है क्या, इनमें है स्तर का अंतर है। मतलब इनमें लेवल का क्या है, डिफरेंस है। क्या है, लेवल का डिफरेंस है। क्या है, डिफरेंस है। और अगर हम ये अंतर कम कर दें, अंतर हटा दें, अंतर को जीरो कर दें, अगर मान लो हम इस अंतर को जीरो कर दें तो फिर पानी आना बंद हो जाएगा। मतलब बच्चों छोटी सी बात ध्यान रखो कि अगर दो टंकियों में स्तर का अंतर है तो पानी का प्रवाह होने लगता है। बात समझ में आ रही है? और ये पानी का प्रवाह तब तक होगा जब तक हम इन दोनों टंकियों के स्तरों को बराबर नहीं कर देंगे, या फिर हम ये कहें कि इन दो वस्तुओं के जो स्तर का अंतर है वो शून्य नहीं हो जाएगा, तब तक पानी यहां से यहां पर फ्लो करता रहेगा। समझ में आ रही है? अब लोग देखते हैं सेकंड वाली बात। जो सेकंड वाली बात है उसको हम लोग समझते हैं। बच्चों आप लोगों ने क्लास फर्स्ट ईयर में थर्मोडायनेमिक्स में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, क्या, कि अगर मान लो हमारे पास कोई दो ऑब्जेक्ट है, ये हमारे पास पहली ऑब्जेक्ट है जिसका ताप है T1 डिग्री सेल्सियस। क्या ताप है, T1 डिग्री सेल्सियस। और अगर मान लो ये दूसरी कोई वस्तु है, इसका ताप है T2 डिग्री सेल्सियस। क्या ताप है इसका, T2 डिग्री सेल्सियस, और इसका ताप क्या है, T1 डिग्री सेल्सियस। और हम ये कह रहे हैं कि जो हमारा ताप T1 है वो ज्यादा है किसकी तुलना में, T2 की तुलना में हमारा T1 क्या है, ज्यादा है। मान लो कि T1 जो होगा वो 100 डिग्री सेल्सियस होगा और जो T2 है वो हमारा 50 डिग्री सेल्सियस है। मतलब T1 जो ताप है वो T2 से क्या है, ज्यादा है। अगर हम इन दो वस्तुओं को आपस में कनेक्ट कर दें, अगर हम इन दो वस्तुओं को आपस में संबंधित कर दें, आपस में संपर्क में ले आए, अगर ये दोस्तों एक दूसरे के संपर्क में आ गई, तो संपर्क में आने पर होता क्या है कि ध्यान रखना, जैसे यहां पर पानी का फ्लो हो रहा था, जैसे यहां पर पानी बह रहा था, वैसे ही यहां पर क्या बहती है, ऊष्मा बहती है। क्या बहती है, ऊष्मा बहती है। इन दोनों को आपस में कनेक्ट करो,
बच्चों ध्यान से समझो, इन दोनों में अंतर किसका था? स्तर का। अंतर किसका था? स्तर का, यानी कि लेवल का। और इन दोनों में अंतर किसका है? ताप का। इस वस्तु का ताप ज्यादा है, T1 ज्यादा है और T2 क्या है? कम है। तो यहां पर अंतर किसका था? स्तर का। और यहां पर अंतर किसका है? ताप का। यहां पर स्तर के अंतर की वजह से कौन फ्लो कर रहा था? पानी। उसी प्रकार यहां पर ताप के अंतर की वजह से कौन फ्लो कर रहा है? ऊष्मा फ्लो कर रही है। कौन फ्लो कर रहा है? ऊष्मा बह रही है। बात समझ में आ रही है? तो अच्छा, पानी कहां से कहां फैल रहा था? पानी कहां से कहां बह रहा था? जिस टंकी का स्तर ज्यादा था, पानी वहां से कहां निकल रहा था? उस टंकी में जिस टंकी का स्तर कम था। बच्चों मैं एक बात बहुत अच्छे से क्लियर कर रहा हूं, इसलिए आप लोग बहुत ध्यान दो। बच्चों मैं आपसे ये कह रहा हूं कि पानी जिस टंकी का स्तर ज्यादा था वहां से निकल रहा था और जा कहां रहा था? जिस टंकी का स्तर कम था। उसी प्रकार यहां पर ऊष्मा उस वस्तु से निकलेगी जिस वस्तु का ताप क्या है? ज्यादा है, और उस वस्तु में जाएगी जिसका ताप क्या है? कम है। और ये वाला पानी तब तक फ्लो करता था जब तक हम दो टंकियों के स्तरों को बराबर ना कर दें। उसी प्रकार यहां पर ऊष्मा तब तक प्रवाहित होगी जब तक दोनों वस्तुओं के ताप आपस में समान ना हो जाए। जब तक दोनों वस्तुओं के ताप आपस में समान ना हो जाएं। तो बोल लो पूरा। तो बच्चों ये दोनों बातें कैसी हैं? बिल्कुल सेम है। अब मैं आपको फिर से बताता हूं, आप लोग समझना। बच्चों इन दो टंकियों में अंतर किस चीज का है? इनके लेवल का, इनके स्तर का। वैसे यहां पर इन दो वस्तुओं में अंतर किसका है? इनके ताप का। इसका ताप क्या है? ज्यादा T1 और T2 क्या है? कम। अब यहां पर स्तर का जो अंतर था उसकी वजह से फ्लो कौन कर रहा है? बह कौन रहा है? पानी। उसी प्रकार यहां पर ताप के अंतर की वजह से कौन बह रहा है? ऊष्मा बह रही है। बात समझ में आ रही है? अब सुनो सेकंड पॉइंट, यहां पर जो आपका पानी है वो किस टंकी से किस टंकी में जा रहा है? जिस टंकी का स्तर ज्यादा था उससे जा रहा है, जिस टंकी का स्तर कम है उसमें जा रहा है। उसी प्रकार यहां पर ऊष्मा किससे जा रही है? जिस वस्तु का ताप ज्यादा है ऊष्मा उससे जा रही है, और किसमें जा रही है? जिस वस्तु का ताप कम है। और यहां पर पानी का फ्लो कब तक होगा? जब तक इन दो वस्तुओं का स्तर समान ना हो जाए, या फिर ये बोलो कि इन दो वस्तुओं के स्तर का अंतर शून्य ना हो जाए। उसी प्रकार यहां पर इस वस्तु से ऊष्मा उस वस्तु में तब तक जाएगी जब तक इन दोनों वस्तुओं के ताप आपस में समान ना हो जाएं। या फिर ये बोलो कि इनका जो ताप का अंतर है जिसको हम लोग बोलते हैं तापांतर, क्या बोलते हैं? तापांतर, वो क्या ना हो जाए? शून्य ना हो जाए। तब तक ऊष्मा इस वस्तु से उस वस्तु में जाती रहेगी। तो बच्चों एक बात ध्यान रखो कि पानी का प्रवाह होता है स्तर के अंतर की वजह से, उसी प्रकार ऊष्मा का प्रवाह होता है ताप के अंतर की वजह से। और पानी का प्रवाह तब तक होता रहेगा जब तक दोनों टंकियों के स्तर आपस में बराबर ना हो जाएं, या हम ये कहें कि इनके स्तर का जो अंतर था वो क्या ना हो जाए? शून्य ना हो जाए। तब तक पानी बहेगा। वही चीज यहां पर भी है कि ऊष्मा एक वस्तु दूसरी वस्तु में तब तक जाएगी जब तक दोनों वस्तुओं के ताप आपस में समान ना हो जाएं, या हम ये बोले कि उनके जो बीच के जो ताप का अंतर है जिसको हम लोग बोलते हैं तापांतर, वो क्या ना हो जाए? शून्य ना हो जाए। बस इससे और इसको अगर आपने समझ लिया तो आप लोग को समझ में आ जाएगा, ये चालन जो मेथड है वो आपको समझ में आ जाएगा। बच्चों समझने का प्रयास करते हैं। इसमें होता क्या है कि हमारे पास कोई एक वस्तु है जो मान लो पूरी तरह से चार्ज है। और कैसी चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज से मान लो वो पूरी तरह से चार्ज है। मतलब एक हमारे पास वस्तु थी जिसके पास बहुत सारा क्या है? धनावेश है, जिसके पास बहुत सारा क्या है? पॉजिटिव चार्ज है।
अगर मान लो इसके पास बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज है तो हमने क्या किया, इसके पास एक वस्तु लेकर के आए और वो वस्तु हमारी कैसी थी, वो वस्तु हमारी कैसी थी, उदासीन वस्तु थी। वो वस्तु कैसी थी, उदासीन वस्तु थी। तो अब हम एक वस्तु को लेकर के आए और वो वस्तु कैसी है, उदासीन। अब हमें करना क्या है, हमें इस वस्तु को चार्ज करना है। तो हम क्या करेंगे, हम इन दो वस्तुओं को आपस में जोड़ देंगे। बात समझ में आ रही है? इन दो वस्तुओं को हमने क्या किया, किसी चालक तार के माध्यम से। चालक तार मतलब समझते हो ना, ये तार हमारा कॉपर का भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है? कॉपर का हो जाएगा, लोहे का हो जाएगा, आयरन का हो जाएगा, तो किसी का भी चालक तार हो सकता है। तो अगर मान लो ये कोई चालक तार है और हमने इसके माध्यम से इन दो वस्तुओं को जोड़ दिया। एक वस्तु कैसी थी, पूरी तरह से आवेशित। कैसी आवेशित थी, धनावेशित थी। और ये वस्तु कैसी, उदासीन। हमने इन दोनों को माध्यम में जोड़ दिया। अब बच्चों एक बात समझना, जैसे यहां पर इन दो टंकियों का स्तर अलग अलग था और यहां पर इन दो वस्तुओं का ताप अलग अलग था, किसी एक का ज्यादा था, किसी एक का क्या था, कम था, वैसे ही यहां पर इन दोनों वस्तुओं का विभव अलग है। क्या अलग है, विभव। जैसे यहां पर स्तर था, यहां पर ताप था, वैसे यहां पर क्या है, विभव है। तो इस वस्तु का जो विभव होगा, इसको हम लोग बोल रहे हैं विभव 1, और जो ये वाली वस्तु है इसको बोल रहे हैं विभव 2। क्या है, विभव 2। तो इन वस्तुओं का विभव कैसा होगा, अलग अलग होगा। विभव जो आएगा वो आपका सेकंड चैप्टर में आएगा, उसको हम डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से वहां पर। फिलहाल आप लोग ध्यान रखो कि इस वस्तु का विभव क्या होगा, कुछ अलग होगा, और इसका विभव क्या होगा, कम होगा। बात समझ में आ रही है? इसका ज्यादा होगा और इसका कम होगा। जिस वस्तु में आवेश ज्यादा होता है उसका विभव भी क्या होता है, ज्यादा होता है, और जिसका आवेश कम उसका विभव कम। तो इसके पास आवेश है, इसके पास नहीं है, इसका मतलब इसके पास विभव होगा और इसका विभव क्या होगा, कम होगा, तो इसका विभव ज्यादा होगा। तो इसको हमने बोल दिया विभव 1 और इसको हमने क्या बोल दिया, विभव 2। मतलब जैसे यहां पर टंकी के स्तर में अलग अलग थे, जैसे यहां पर दोनों वस्तुओं के ताप अलग अलग है, उसी प्रकार यहां पर दोनों वस्तुओं के क्या है, विभव अलग अलग है। अब क्या होगा, जैसे ही हमने इन दो वस्तुओं को तार के माध्यम से जोड़ दिया तो अब प्रवाहित क्या होगा, समझो। यहां पर स्तर की अंतर की वजह से क्या प्रवाहित हो रहा था, पानी। यहां पर ताप के अंतर की वजह से क्या प्रवाहित हो रही थी, ऊष्मा। उसी प्रकार यहां पर विभव के अंतर की वजह से, ध्यान से मेरी बात सुनना, उसी प्रकार यहां पर विभव के अंतर की वजह से क्या प्रवाहित होता है, आवेश प्रवाहित होता है। क्या प्रवाहित होता है, आवेश प्रवाहित होता है, यानी कि चार्ज प्रवाहित होता है। किसकी वजह से, विभव के अंतर की वजह से। बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ध्यान समझो। जैसे दोनों टंकियों में स्तर के अंतर की वजह से पानी फ्लो कर रहा था, यहां पर ताप के अंतर की वजह से ऊष्मा फ्लो कर रही थी, उसी प्रकार यहां पर विभव के अंतर की वजह से क्या फ्लो करता है, आवेश फ्लो करता है। इसका मतलब जो ये हमने चार्ज वाली वस्तु रखी थी और जो ये वस्तु चार्ज नहीं है, अब क्या होगा, इस वाली वस्तु से आवेश प्रवाहित होगा। किस वाली वस्तु में, इस वाली वस्तु में, और ये वाली वस्तु भी कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव चार्ज से चार्ज होने लगेगी, क्योंकि इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस वाले पॉजिटिव चार्ज, इस वाली वस्तु में क्या होगा, जाने लगेगा। जा क्यों रहा है, क्योंकि इनके विभव में क्या है, अंतर है। अब समझना, यहां पर पानी तब तक फ्लो करता है जब तक इन दो वस्तुओं का स्तर का जो अंतर है वो समान ना हो जाए, या फिर ये बोलो कि स्तर का जो अंतर है वो शून्य ना हो जाए। बात समझ में आ रही है? उसी प्रकार यहां पर ये ऊष्मा तब तक फ्लो करती रहेगी जब तक इन दो वस्तुओं के ताप आपस में समान ना हो जाए, या फिर ये बोलो कि इनके जो ताप का अंतर है वो शून्य ना हो जाए। उसी प्रकार बच्चों यहां भी ध्यान रखना कि आवेश इस वाली वस्तु से उस वाली वस्तु में जा तो रहा है, लेकिन ये आवेश कब तक जाता रहेगा, तो बच्चों ध्यान रखना, ये वाला आवेश तब तक जाता रहेगा जब तक इन दो वस्तुओं के विभव आपस में समान ना हो जाएं। जब तक इन दो वस्तुओं के विभव जो हैं वो कैसे हो जाएं, समान हो जाएं। जब तक इन दो वस्तुओं का विभव समान नहीं होगा तब तक आवेश जाता रहेगा इस वाली वस्तु से उस वाली वस्तु में।
और जैसे ही इन दोनों के विभव आपस में समान हो जाएंगे तो आवेश का जाना बंद हो जाएगा। तो ध्यान रखना, इस वाली वस्तु से आवेश उस वाली वस्तु में तब तक जाएगा जब तक दोनों वस्तुओं के विभव समान ना हो जाएं, या फिर ये बोलो कि इनके बीच का जो विभवांतर है, विभवांतर मतलब क्या हो गया, विभव का अंतर, इनके बीच में जो विभवांतर है वो क्या ना हो जाए, वो शून्य ना हो जाए, तब तक ये जाता रहेगा आवेश। ठीक है, जैसे ही विभवांतर 0 हो गया, मतलब दोनों के विभव बराबर हो गए, तब आवेश का फ्लो करना बंद हो जाएगा, तब आवेश का फ्लो करना बंद हो जाएगा। तो आप लोग को समझ में आ गया कि हमने क्या किया, हमारे पास एक चार्ज वस्तु थी और हमें जिस वस्तु को चार्ज करना है उसको हम उसके पास में लेकर के आए, हमने तार के माध्यम से जोड़ दिया। अब क्या हुआ, इसका विभव अलग था, उसका विभव अलग था। जैसे ही उसने देखा कि विभव अलग अलग है, आवेश का फ्लो होना चालू हो गया, और ये आवेश का फ्लो तब तक होता रहेगा जब तक ये वाली वस्तु और ये वाली वस्तु का जो विभव है, जो पहले अलग अलग था, ये आवेश तब तक प्रवाहित होगा जब तक दोनों के विभव समान नहीं हो जाएंगे, या फिर ये बोलो कि इन दोनों के जो बीच का विभवांतर है वो शून्य नहीं हो जाएगा, तब तक आवेश का प्रवाह होता रहेगा। तो समझ पा रहे हो, हमने एक उदासीन वस्तु को किस विधि द्वारा, चालन विधि द्वारा क्या कर दिया, आवेशित कर दिया। बात समझ में आ रही है? तो उसी प्रकार ये सिस्टम होता है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि हम लोग चालन के द्वारा किसी वस्तु को कैसे चार्ज कर सकते हैं। ये वाली वस्तु पहले कैसी थी, उदासीन थी, लेकिन तार से जोड़ने के बाद कैसी हो गई, पॉजिटिव चार्ज इस पर भी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस पर आने लगेगा। और कब तक आएगा, जब तक दोनों के विभव आपस में समान नहीं हो जाएंगे। तो बच्चों, ये दो बातें मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाई ताकि आपको वो वाली बात अच्छे से समझ में आ जाए कि आवेश का प्रवाह वहां से इस वस्तु में क्यों हो रहा है। जिस प्रकार यहां पर पानी का प्रवाह स्तर के अंतर की वजह से हो रहा था, यहां पर ऊष्मा का प्रवाह ताप के अंतर की वजह से हो रहा था, उसी प्रकार वहां आवेश का प्रवाह विभव के अंतर की वजह से होता है। अब बच्चों, इसमें गलती, बहुत सारे बच्चे इसमें गलती क्या करते हैं, वो ये बोलते हैं कि सर आवेश का प्रवाह इस वाली वस्तु से उस वाली वस्तु में तब तक होगा जब तक दोनों वस्तुओं के आवेश समान ना हो जाए। वो क्या बोलते हैं कि जब तक दोनों वस्तुओं के आवेश समान में ना हो जाएं। ये बात बिल्कुल गलत है। आप लोग ध्यान रखना, आवेश का प्रवाह तब तक होगा जब तक दोनों के विभव समान ना हो जाएं। ठीक है, आवेश आपको समान नहीं करना है, आपको विभव समान करना है। आवेश का प्रवाह तब तक होगा जब तक दोनों वस्तुओं के विभव आपस में समान ना हो जाएं। समझ गए? तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि हम लोग किसी वस्तु को चालन द्वारा कैसे चार्ज करते हैं। इसको आप लोग लिखेंगे कैसे? इसको आप लोग इस प्रकार लिखेंगे कि हम लोग किसी आवेशित वस्तु के पास में किसी उदासीन वस्तु को लाते हैं और एक चालक तार के माध्यम से दोनों को आपस में संबंधित कर देते हैं। इसके बाद क्या होता है कि दोनों वस्तुओं में विभव का अंतर होने के कारण आवेश जो होता है वो जिसका विभव ज्यादा होता है वहां से किस वस्तु में जाता है जिसका विभव कम होता है। हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारा आवेश होगा वो उच्च विभव वाली वस्तु से निम्न विभव वाली वस्तु की ओर जाता है। फिर सुनो, आवेश उच्च विभव वाली वस्तु से निम्न विभव वाली वस्तु की ओर जाता है और तब तक जाता रहेगा जब तक दोनों वस्तुओं के विभव आपस में समान ना हो जाएं अथवा उनका जो विभवांतर है वो शून्य ना हो जाए, तब तक आवेश फ्लो करता रहेगा। और हमारी जो ये वाली वस्तु पहले उदासीन थी वो अब किससे चार्ज हो जाएगी? पॉजिटिव चार्ज से चार्ज हो जाएगी। समझ पा रहे हो? तो अगर ये वाली वस्तु पॉजिटिव है तो हम जो वस्तु रखेंगे उदासीन वो पॉजिटिव आ जाएगा, और अगर ये वाली वस्तु निगेटिव होती चार्ज से चार्ज तो हम अगर यहाँ कोई वस्तु लाकर रखते उदासीन तो वो वस्तु निगेटिव चार्ज से चार्ज हो जाती। तो हम लोग किसी भी उदासीन वस्तु को पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज से चार्ज कर सकते हैं। किस मेथड से? कंडक्शन मेथड से, यानी कि चालन विधि से कर सकते हैं। ठीक,
तो आई होप आप लोग को आज की क्लास समझ में आ गई होगी। किसी प्रकार का कोई डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। बच्चों आप लोग से मैं फिर कहना चाहता हूं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस चैनल पर जोड़िए ताकि आपको और पढ़ने में मज़ा आए और हमको पढ़ाने में मज़ा आए। बात समझ में आ रही है? ठीक है, सभी लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा, आराम से पढ़ाई करते रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, आपकी गुरु दक्षिणा है ये। और अपना ख्याल रखना, खुश रहना, पढ़ाई करते रहना। धन्यवाद।